अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश को नया पीएम मिलने के बाद बांग्लादेश भारत के पीएम पर क्या बोला, अरे जो बोला अभी आप सुनकर चौंक जाओगे और कह चुका है जो ये करने वाला है। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन चालू हुए थे और उस इलेक्शन के अंदर लोग पार्टिसिपेट भी किए। पार्टिसिपेट करने के बाद कोई और नहीं बल्कि तारिक रहमान की जो पार्टी बीएनपी थी वो जीत गई और ऐसा कहा जा रहा है कि अब तारिक रहमान को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तारिक रहमान जो कि खालिदा जिया के बेटे थे, लेकिन अब खालिदा जिया नहीं है तो इन्हीं को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इससे पहले अभी यूनुस चला करता था प्रधानमंत्री, लेकिन ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था, यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री था, यानी कि अगली बार नहीं बन सकता था। इसे इमरजेंसी कंडीशन बना गया था क्योंकि यहां पर जो आपकी शेख हसीना थी उनको भागना पड़ा था अपना ही देश छोड़कर। अरे ये वो प्रधानमंत्री थी जो कि बांग्लादेश के अंदर 5 बार सत्ता में आई थी। आज तक पूरा बांग्लादेश का इतिहास खोलकर देख लीजिए, 5 बार प्रधानमंत्री कोई भी नहीं बना। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केवल 3 ही बार, ये इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है, ये 5 बार बन चुकी थी। अब सोच कर देखिए ऐसी कौन सी कंडीशन आ चुकी होगी। तो 2024 के अंदर जब ये इलेक्शन जीती थी तो उसके बाद इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाने लगा, क्योंकि ये जान जा चुकी थी दुनिया कि इन्हें बांग्लादेश में हराना बहुत मुश्किल है। तो बांग्लादेश के अंदर दंगे फसाद हुए, उसके अंदर 1400 लोग मारे गए, 24 से 25 हजार लोग घायल हुए। तो इंजाम पूरा का पूरा इनके ऊपर लगाया गया कि इन्होंने ही कराया। फिर इनको मारने के लिए लोग इनके घर तक घुस चले गए और उसके बाद इनको भागना पड़ा था, हेलीकॉप्टर तुरंत भारत आ गए। अब भारत जब ये आ गई तो बांग्लादेश के लोग कहते हैं कि भारत ने इनको शरण देकर रखी है, अपने देश के अंदर जगह देकर रखी है ताकि ये रह सकें। अब बांग्लादेश इनको बार बार मांगता है और इसी वजह से भारत बांग्लादेश के बीच थोड़ी दुश्मनी है। अब वहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री तारिक रहमान की घोषणा होती है या फिर जब ये जीतते हैं तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भी तारिक रहमान को बधाई देते हैं। क्या चीज कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद बांग्लादेश प्रधानमंत्री मोदी पर क्या कहता है उसके बारे में भी करेंगे। जैसे कि अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश का मैप है। ये जहां जहां आपको लाल दिख रहा है वहां वहां बीएनपी जीती है, यानी कि जैसे होता नहीं है कि भारत के अंदर संसद चुने जाते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद चुने जाएंगे उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके सांसद सबसे ज्यादा हैं इस इंडिया के अंदर, वैसे ही बांग्लादेश के भी अंदर होता है। बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा राज्य नहीं है। असल में बांग्लादेश के अंदर जैसे भारत के अंदर स्टेट होते हैं वैसे फेडरल स्टेट नहीं है, बल्कि यहाँ पर यूनिटरी स्टेट होते हैं। यहाँ पर टोटल मतलब टुकड़े में इन्हें बांटा जाता है, तो टोटल 8 स्टेट आप नॉर्मली मान सकते हो कि 8 टुकड़ों में बांग्लादेश को बांट कर रखा गया है। अब इसके अंदर जब सांसद चुने जाते हैं तो लगभग यहाँ पर 300 सीटें मानी जाती हैं। अब जो ये 300 सीटें हैं और 350 भी कही जाती हैं, तो इसमें जो 50 सीटें हैं वो महिला के लिए यानी कि वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती हैं और जो 300 सीटें होती हैं इस पर ही इलेक्शन लड़ा जाता है। इस बार टोटल 299 सीटें थी, पूरी की पूरी 300 नहीं थी, और इस 299 सीट पर जो भी 150 पर विजेता पा जाता उसी की सरकार बनती। लेकिन जो बीएनपी थी उसने 212 सीटों पर अपना हक जमा लिया, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा खासा बहुमत से भी ज़्यादा इसको सीटें मिल चुकी थी और ये जीत चुकी थी। लेकिन जो जमाते इस्लाम है वो भी 70 ठो पाई थी। पहले इतना ज़्यादा नहीं पाती थी जितना अभी पाई थी, यानी कि इसने भी अच्छी खासी टक्कर दी। तो इस बार 2 ही ऐसी पार्टियां थी जो कि टक्कर में थी, एक बीएनपी, दूसरी जमात इस्लाम। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जमात इस्लाम भारत के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है। तो ये जो हरा हरा जहां पर भी आपको दिख रहा है वहां पर जमात जीता हुआ है, लेकिन जहां भी हरा हरा दिख रहा है वो आप देखोगे भारत से बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कि इधर वेस्ट बंगाल से करता है, इधर आप देखोगे अन्य स्टेट से भारत से करता है, आसाम से भी करता है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि काफी दुविधा हो सकती है भारत के बॉर्डर पर, क्योंकि ये वही देश है जहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। अगर वहां पर जमात रहेगा तो भारत से बॉर्डर शेयर करेगा, और भारत के अंदर कौन है, हिंदू ही हैं, मुस्लिम भी हैं, सब है, लेकिन ज्यादा मेजोरिटी में हिंदू हैं। इस वजह से यहाँ पर भी कट्टरपंथी या फिर दंगे फसाद जैसे हो सकते हैं। अब ये जो जमात है उसका जो एक नेता है जिसका नाम है नजरुल इस्लाम खान, इसने ही बयान दिया है। क्या बयान दिया है? अरे ये इतना मतलब वैसा है, इसने तो पहले कह ही दिया था कि जो अभी इनकी जो माँ थी, तारिक रहमान की जो माँ थी खालिदा जिया को मरवाने का काम इसने कहा था कि कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना ने किया है। मतलब ये लोग शेख हसीना के पीछे इतना हाथ धोकर मतलब पड़ चुके हैं कि ये लोग खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते होंगे, लेकिन हाँ
शेख हसीना के बारे में बोलने पहले तुरंत हाथ धोते होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार इन लोग की शेख हसीना से इतनी बड़ी दुश्मनी है क्यों? देखो, शेख हसीना इन लोग की सबसे बड़ी मतलब विपक्षी दल की नेता थी और उनसे कोई जीत नहीं पाता था। अभी भी बताया जा रहा है कितना सब कुछ हो गया, लेकिन 40% की आबादी शेख हसीना को ही सपोर्ट करती है। शेख हसीना की पार्टी का नाम आवामी लीग था, लेकिन ये पूरा का पूरा बांग्लादेश का सिस्टम मिलकर शेख हसीना की पार्टी को ही बैन कर दिया। क्योंकि अगर शेख हसीना की पार्टी यहाँ होती ना, तो ये जो आपको लाल हरा दिख रहा है, इसमें शेख हसीना की पार्टी आधे से ज्यादा मेजोरिटी में रहती। शेख हसीना को हराना बहुत मुश्किल था। ये लोग तो भाई साहब दिखते तक नहीं थे जब शेख हसीना रहा करती थी। बीएनपी केवल थी टक्कर में, लेकिन वो भी टक्कर नहीं दे पाती थी। अब आप खुद सोच कर देख लीजिए, जैसे भारत के अंदर बीजेपी और कांग्रेस है, वैसे वहां पर बीएनपी और अवामी लीग हुआ करती थी। यानी कि खालिदा जिया के बेटा जो तारिक रहमान है और जो शेख हसीना है, इन दोनों के बीच ही टक्कर होती थी। बाकी टक्कर उक्कर में कोई आता नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर ये भाई साहब हैं, इनको बांग्लादेश का दिल जीतना है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगे, अपने जो इनकी साइड होंगे वो लोग खालिदा जिया के विरोधी होंगे। तो इसका मतलब ये खालिदा जिया को बुलाने की बार बार बात करेंगे। और ये लोग तो कह भी रहे हैं कि हम भारत से बात करेंगे, विदेश नीति के तहत उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। और ये बुढ़वा भी कह रहा है कि हम भी बुलाने की कोशिश करेंगे। और ये तो ये भी कह चुका है कि अभी हाल फिलहाल जब प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा का पूरा ट्वीट किया था और इसके अंदर लिखा था कि एक अच्छी जीत हुई है किसी और की नहीं बल्कि तारिक रहमान की, जो कि बीएनपी की लीडर हैं और एक लीडर के तौर पर इनकी जीत हुई है। ऐसी काफ़ी तमाम चीज़ें लिखते हैं। और आपके प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि आगे चलकर भारत और बांग्लादेश आपस में मिलकर काम करेंगे, एक विजनरी तौर पर काम करेंगे, अच्छे काम के लिए काम करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि जब तारिक रहमान की मां की खालिदा जिया की मृत्यु हुई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को बांग्लादेश के अंदर भेजा भी था ताकि इनसे जाकर मिल सके। और खालिदा जिया की जब मृत्यु हो रही थी, उससे पहले जब बीमार थी, तो उससे पहले आपके प्रधानमंत्री बार बार खबर लिया भी करते थे। लेकिन ये पॉलिटिक्स है भाई साहब, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये ट्वीट करा था, तो उसके बाद ये बुढ़वा आकर बोलता भी है, जिसका नाम नजरुल इस्लाम खान है। ये कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए बांग्लादेश के लिए जो अभी ट्वीट किया है वो काफ़ी अच्छी बात है और हम इज्जत करते हैं और आई थिंक ऐसी आगे वो इज्जत करते रहेंगे। कुछ इस तरीके के वो शब्द इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर ये शेख हसीना पर बात उठाएगा और बात उठाने के बाद ये भारत के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और अगर इनको वोट चाहिए तो ऐसा इनको करना पड़ेगा। और पाकिस्तान तो बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्व है ही, वो बार बार इसी सब की चीज़ की कोशिश कराएगा ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे रिश्ते ना बन सके। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि बीएनपी जीत गई है तो क्या भारत के लिए अच्छा हो जाएगा? अरे भाई साहब, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है कि अच्छा हो ही जाएगा। हाँ, इनको जबरन भले अच्छी दोस्ती बनानी पड़े या फिर रिश्ते अच्छे करने पड़े, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो आसाम के अंदर दंगे फसाद कभी कभी होते हैं, वहाँ पर जो हथियार उल्फा उग्रवादियों को जो सप्लाई करने का काम करता है, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स में मिला है कि तारिक रहमान का भी उसमें हाथ रहता है, कि भारत के आसाम के अंदर जो हथियार सप्लाई किया जाता है उसमें इसका भी हाथ रहता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब क्या अच्छा रिश्ता होगा कि नहीं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन बहरहाल अभी जो हुआ था वो मैंने आपको बता दिया और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भले वहाँ पर सरकार बन गई हो, लेकिन अभी भी थोड़ी मुश्किलात भारत और बांग्लादेश के बीच हो सकती है। आपको क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अच्छे होंगे कि और बिगड़ते चले जाएंगे? देखते हैं आपका क्या कहना है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।